आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। भारतीय विज्ञान में कई शोध ऐसे हैं जिनके माध्यम से वैज्ञानिक हमें ये बता सकते हैं कि किसी पौधे की उत्पत्ति कब हुई थी, किसी फसल का बीज कितना पुराना है। इसी क्षेत्र में आर्कियोबॉटनी प्राचीन पौधों के अवशेषों की पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण के माध्यम से पिछले मानव पौधे की बातचीत का अध्ययन दर्शाता है। इस अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में आर्कियोबॉटनी पर्यावरण पुरातत्व का एक उप क्षेत्र है। इसमें प्राचीन वातावरणों और उन वातावरणों से संबंधित मानवीय गतिविधियों दोनों की जांच शामिल है। साथ ही ये समझ भी शामिल है कि दोनों का सह विकास कैसे हुआ। परिदृश्य के भीतर या पुरातात्विक स्थलों पर प्राचीन तटछलों से प्राप्त पौधों के अवशेषों पूरा पाषाण वनस्पति विज्ञान के भीतर विभिन्न अनुसंधान मार्गों के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में काम करते हैं, जैसे कि पौधों के वर्चस्व की उत्पत्ति, कृषि का विकास, पूरा पाषाण कालीन पुनर्निर्माण, निर्वाह रणनीतियाँ, पूरा पाषाण आर्थिक संरचनाएं और इससे भी ज्यादा। आर्कियोबॉटनी अध्ययनों को कई श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे पुरानी दुनिया और नई दुनिया में क्या अंतर है, पुरानी फसलों पेड़ पौधों में क्या बदलाव आया है। इसी कड़ी में भारत की एक खोज कहां तक पहुंची और इस समय भारत इस खोज में क्या स्थान रखता है, हमारे साथ विस्तार से बताने के लिए जुड़ रहे हैं बीरबल साहनी, पुरा विज्ञान संस्थान के पैलियो एथनोबॉटनी आर्कियोबॉटनिस्ट साइंटिस्ट एफ के पद पर कार्यरत डॉक्टर अनिल पोखरिया। मैं डॉक्टर अनिल पोखरिया साइंटिस्ट एफ के पद पे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस में हूँ और मैं एक आर्कियोबॉटनिस्ट हूँ। आर्कियोबॉटनी बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो साइंस है वो रिलेटेड विद आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती है। जहाँ पे भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्सकेवेट होती हैं देन वी कोलैबोरेट, हम लोग उन लोगों के साथ कोलैबोरेशंस करते हैं। उसमें एएसआई भी है, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एक्सकेवेशन में पार्ट लेती हैं। तो हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रिसर्च के पर्पज़ से उनसे कोलैबोरेशन करते हैं। देन हम लोग वहाँ से मटेरियल कलेक्ट करते हैं और वो मटेरियल जो है कार्बोनाइज्ड फॉर्म में होता है। जले हुए अनाज के दाने और जो सीड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सब जले हुए उसमें मिलते हैं। तो हम लोग फील्ड पे जाते हैं और उसके बाद वाटर फ्लोटेशन टेक्निक होती है और उसको बकेट फ्लोटेशन भी कहते हैं और वेट सीविंग भी कहते हैं। तो वो टेक्निक हम लोग परफॉर्म करते हैं इन द फील्ड। वो पैरेलल में चलती है, जहाँ एक्सकवेशन हो रहा है उसी पैरेलल में हम लोग ये लोग अपना फ्लोटेशन करते हैं। देन वो सारे कार्बोनाइज सीड्स हम लोग कलेक्ट करते हैं वहाँ से, ग्रेन्स, सीड, फ्रूट जो भी मिलता है, वुड चारकोल्स। तो उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर पे स्टडी करते हैं कि हमारे पास में कैसी एग्रीकल्चर रही होगी, क्या क्रॉपिंग पैटर्न कैसा था उन लोगों का। और जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमने जो इंडिया में कवर किया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके आपका कश्मीर रीजन में न्योलिथिक साइट्स हैं, चालकोलिथिक साइट्स हैं, आयरन एज साइट्स हैं, तो हम अप टू महाराष्ट्र
कश्मीर, गुजरात, पूरा आपका हड़प्पन जो हरियाणा पंजाब है और यूपी का पार्ट है अप टू महाराष्ट्र एंड नॉर्थ ईस्ट में एक सबसे अभी तक का जो भी है हमने पहला पेपर अभी तक छापा है। और इस काम की शुरुआत जो इंडिया में हुई वो 1936 में जो हमारे फाउंडर थे बीरबल सानी जी, सबसे पहले इन्होंने खोखराकोट एक हरियाणा में साइट थी अर्ली हिस्टोरिकल, तो वहाँ से कुछ ग्रेन सीड्स ड्यूरिंग एक्सकवेशन निकाल लेते, तो उससे जो है इंडिया में इस काम की शुरुआत हुई। अदरवाइज़ तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ में 1850s में स्टार्ट हो गया था, बट हम लोग के यहाँ काफ़ी लेट हुआ, लेकिन उसका डेवलपमेंट जो है ना बीच में काफ़ी रुका। 1936 के बाद 70 से थोड़ा सा पेस लिया, लेकिन एक्चुअल जो पेस आर्के बॉटनी स्टडी में है वो 1992 के बाद ही आया। एंड मैंने जो ज्वाइन किया था 1993 में किया था। और इंडिया में जो है ये दो ही जगह पे काम होता है, एक है बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज और एक डेक्कन कॉलेज है, और इंडिया में कहीं नहीं होता है। तो हमारे पास लिमिटेशंस भी हैं बिकॉज हम लोग दो ही लोग काम कर रहे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया तब भी दो लोग काम कर रहे थे, आज 25 साल मुझे इसमें एक्सपीरियंस हो गया, स्टिल वी आर टू, मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ। तो इंडिया में BSIP का सबसे ज़्यादा नाम है क्योंकि हम लोगों ने बहुत काम किया है और काफ़ी आर्कियोलॉजिकल साइंसेस में इसका बहुत योगदान है आर्के बॉटनी का। तो हम लोग पहले जो नेशनल पेपर्स में जर्नल्स में हमारे आर्टिकल छपते थे, लेकिन आज वी आर इन टॉप जर्नल्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल, वी आर टचिंग दोज जर्नल्स। तो हम लोग वहाँ पे अभी काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन किया है एंड BSIP इज़ द डूइंग बेस्ट वर्क। बिसाइड ग्रेन सीड्स के अलावा हम लोग यहाँ पे फाइटोदिक स्टडी करते हैं, पॉलन की करते हैं, क्लाइमेट की भी बात करते हैं। तो बेसिकली हमारा एम अब जो हो गया कल्चर, क्लाइमेट एंड सब्सिस्टेंस, मतलब कल्चर के टाइम में क्या क्लाइमेट था और क्लाइमेट के साथ साथ क्या एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होती थी। तो हम क्लाइमेट पे भी फोकस है एंड एग्रीकल्चर पैटर्न, क्या क्लाइमेट के थ्रू, क्योंकि लास्ट जो 5000 ईयर्स की हिस्ट्री हम लोग बनाते हैं, एग्रीकल्चर स्टार्ट यहाँ पे 6-7 साल 1000 BC से ही स्टार्ट हुआ है। तो ड्यूरिंग उस टाइम पीरियड में जो है एक PCO क्लाइमेटिक इवेंट्स है, जियोलॉजिकल क्लाइमेटिक इवेंट्स, जो वर्ल्ड ओवर में कॉमन माने जाते हैं। तो उसमें कहीं बारिश ज़्यादा भी हुई, कहीं बारिश कम भी हुई, तो वो जियोलॉजिकल इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट उन सिविलाइजेशंस पर पड़ा। अगर उन सिविलाइजेशंस में पड़ा तो लोगों ने कैसे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया। जैसे हड़प्पन में हम देखते हैं, जैसे अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन है। तो अर्ली हड़प्पन के टाइम में बारिश की बिगनिंग, मतलब बिगनिंग ऑफ कल्चर है, तो अच्छा खासा पानी था। तो उस समय क्या क्रॉप्स हो रही थी, जैसे बार्ले है, आपका वीट है ना, पल्सेस में मिलती हैं हमारे पास, आपके पी है, साइसर है, लेथाइरस है, ये सारी क्रॉप्स मिलती हैं। मैच्योर हड़प्पन में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का हो गया क्योंकि क्लाइमेट और अच्छी थी। लेकिन लेट हड़प्पन जो 4.2 KA इवेंट कहते हैं, उस समय ड्राइनेस आ गई थी। तो ड्राइनेस की मतलब लो रेनफॉल हो रहा था इंडियन समर, क्योंकि एग्रीकल्चर जो इंडिया में है वो सब कॉन्टिनेंट में इंडियन समर मानसून पर डिपेंडेंट होती है। अब हमको ये स्टडी करना है कि क्या उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर में पड़ा कि नहीं पड़ा लेट हड़प्पन टाइम में, क्योंकि ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस थी। तो लोगों ने उस क्लाइमेटिक कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए मिलेट्स ग्रो करने लगे। मिलेट्स मतलब जैसे अभी हम लोग मिलेट के बारे में कर रहे हैं ना, तो मिलेट्स जो होते हैं ये स्मॉल ग्रेन्स होते हैं, जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो हैं, ये सारी मिलेट्स हैं। तो लोगों ने कल्चर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, उन्होंने अपनी कल्चरल पैटर्न को भी चेंज कर दिया। तो इन फ्यूचर ये एक लेसन भी देता है कि कभी फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ड्राइनेस की तरफ जाता है, तो हमारे जो किसानों को है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट के लिए जो सूटेबल होगा, जिसको कम पानी चाहिए होगा, वो क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। जैसे मैंने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बताया, तो ये नॉलेज देता है ना, पास की नॉलेज से हम प्रेजेंट को कोरिलेट करते हैं ना। अगर ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी तो उसमें आपको क्या ग्रो करना है, तो जो कम पानी की चीज़ें हैं वैसे ही उन क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, ना कि ज़्यादा पानी वाले, क्योंकि पैदावार नहीं होगी और आपके इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसको फीड करना है। तो इसलिए आप रागी, जो ज्वार है, जो ये मोटा अनाज जैसे इनको कहते हैं, इनको आप वो कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे, क्योंकि पास के नॉलेज से ही प्रेजेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं।
मैंने पूरा इंडस सिविलाइजेशन में किया, गुजरात है आपका, राजस्थान में कर रहे हैं इस समय हम लोग, और हरियाणा में किया, पंजाब में किया, पूरा उत्तर प्रदेश में न्यूलिथिक है, कल्चरल साइट्स, अप टू महाराष्ट्र में भी हमने काम किया है। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला हमने रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश नहीं हुए थे, 2013 में पहला रिसर्च पेपर वहाँ से नागालैंड से हम लोगों ने छापा था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अभी ज़्यादातर एक्सकवेशंस नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो वो लोग कोलैबोरेशन नहीं करते हैं, तो ये भी एक हिंड्रेंस था। तो हम लोगों को खुद अप्रोच करना होता है, लेकिन आज की डेट में अब ये हो गया कि लोग खुद हमको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना करके दिया है और इतनी अच्छी हिस्ट्री निकाली। तो पहले ये चीज़ें नहीं होती थी आर्कियोलॉजी में, बहुत लिमिटेड लोगों को इंटरेस्ट होता था, लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट भी समझ रहे हैं। कंपटीशन में इंडिया में तो कोई ऐसा नहीं है, 2 ही इंस्टीट्यूट्स हैं और 2 ही लोग काम कर रहे हैं, तो वो अपना इंडिपेंडेंट करते हैं, हम अपना करते हैं। अगर फॉरेन की बात करते हैं तो जैसे फॉरेनर्स इंडिया में बहुत लोग एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स इतने नहीं हैं। तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं, चाइनीज़ भी हैं, ये कंटेम्प्रेरी जो है, तो बेसिकली यूरोपियंस और अमेरिकन्स वो ज़्यादा ट्राई करते हैं कि इंडिया में आके हम काम करें साइट्स पे। तो कुछ लोगों के साथ वो कोलैबोरेट कर लेते हैं, वो हमारे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। बट जब से मैं काम कर रहा हूँ तो अभी वो मेरे से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो 6 कंट्री के साथ मेरा कोलैबोरेशन है इस समय। डायरेक्टली तो हम लोग का एकेडमिक होता है और पास की नॉलेज है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसमें बच्चे होते हैं और जेनेटिशियंस हैं, इकोनॉमिक बॉटनिस्ट हैं, और ये लोग इंफॉर्मेशंस को हमारी लेते हैं, फिर वो पब्लिकेशंस में बेसिकली न्यू इन्फॉर्मेशन के रूप में छपती हैं। तो तब पास को जानने का एक तो ये है हमारे यहाँ। दूसरा यही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम कैसे करेंगे आगे फ्यूचर में क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो एक नॉलेज के पार्ट में। इट्स अ बेसिक साइंस, तो एकेडमिक्स में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंटरनेशनल जर्नल्स हैं जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर्स के हैं, एल्सेवियर के हैं, और आपके प्लॉस 1 है, वेजिटेशन हिस्ट्री ना के बॉटनी है। मतलब नेशनल लेवल से ज़्यादा हमने अब इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिकेशंस किए हैं, तो उसमें ज़्यादातर तो हमारे विलीज़ के जर्नल्स हैं, रेडियो कार्बन है, अमेजन यूनिवर्सिटी से, मतलब यूरोप में भी एंड अमेरिकन कंट्री में जो है वहाँ पे जो भी पब्लिकेशंस अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के हैं जर्नल्स वहाँ पे है। और बेसिकली अभी हम लोग वडनगर में भी काम कर रहे हैं, वो भी हमारा लगता है कि बहुत जल्दी अच्छा पेपर आएगा। एक पेपर तो हमने ऑलरेडी उसमें छाप दिया है जियो बायोस में, और वो भी बहुत अच्छे रैंक का पेपर है। तो वडनगर आपको जैसे पता ही है, वो नेटिव प्लेस है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो हम लोग वहाँ 2-3 साल से वडनगर पे भी काम कर रहे हैं। हम लास्ट 5000 ईयर्स से लेके अभी प्रेजेंट तक 1850 ईयर्स रिसेंट जो है, आज से 200-300 साल पहले तक के सारा रिसर्च कर रहे हैं इस समय। तो उसमें आपका अर्ली चाइल्कोलिथिक, न्यूलिथिक, चाइल्कोलिथिक, आयरन एज, अर्ली हिस्टोरिक टाइम पीरियड, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, ये सारे चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। और इसमें नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, और जो भी एक्सकवेशन में पार्ट जो करते हैं। मैं तो इसको मल्टी प्रॉक्सी लेवल पर जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपर्टीज है वो सीड ग्रेन्स पे है, लेकिन अभी बहुत लिमिटेशंस है। हमारे पास स्टूडेंट्स आते भी हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होते, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज माय विजन इज़ टू इंक्लूड ऑल द डिसिप्लिन्स। सो मैंने बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, सब डिसिप्लिन्स हैं जो इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आ सकते हैं। तो एक कम्प्रीहेंसिव पिक्चर हम लोग बना सकते हैं फ्यूचर के लिए, और कल्चर, क्लाइमेट एंड सब्सिस्टेंस पे हम इसको अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। मल्टी प्रॉक्सी इन्वॉल्वमेंट करेंगे उनका, उससे फ़ायदा ही होगा इंस्टीट्यूट को प्लस अपने कंट्री को, तो वो ही ज़्यादा बेटर होगा जब नंबर ऑफ स्कॉलर्स इसमें आएंगे। बकेट या उसको वाटर फ्लोटेशन टेक्निक कहते हैं, और वेट सीविंग, क्योंकि उसमें पानी का यूज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेली जब फ्लोटेशन करते हैं तो 1000 लीटर पानी चाहिए होता है। तो एक टब लेते हैं, टब में हम पानी डालते हैं, उसी में सॉइल को मर्ज कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है ना, ग्रेन सीड्स होते हैं, ये लाइटर होते हैं बिकॉज ये जले होते हैं। तो सेडिमेंट जो हैवियर होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो जो मतलब एक्चुअली में ये क्या
ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक से अलग करने का तरीका है। तो हमको तो ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए और इनऑर्गेनिक तो नहीं चाहिए। तो ये लाइट होते हैं, तो पानी में जैसे डालेंगे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर जो है ग्रेन्स या जो भी कार्बोनाइज सीड फ्रूट्स हैं वो फ्लोट करते हैं। देन हम लोगों के पास सीव होती है, जियोलॉजिकल सीव 25 मैस की सीव होती है, उससे हम पास करते हैं उस पानी को। तो सारे ग्रेन सीड्स जो होते हैं उसमें आज ट्रांसफ़र हो जाते हैं सीव में। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, टीडियस प्रोसेस है, जो हम लोग को फील्ड में 10-15 डेज, जितना भी दिन हम लोग फील्ड में रहते हैं तो ये कंटिन्यूस करते हैं। और 1000 लीटर डेली हमको पानी चाहिए। तो जब हम फील्ड में रहते हैं तो हम लोग सबसे पहले वाटर सोर्स को ढूंढते हैं जो इजीली हमको पानी मिल जाए, जहाँ तक हमको बहुत दूर नहीं जाना पड़े, क्योंकि उसमें लेबर लगता है, पूरे दिन में हमको लिमिटेड सैंपल्स भी होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसके बाद नियर बाई कितनी दूर में रिवर बह रही है या कोई तालाब है या कहीं पे हैंडपंप है या ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो ऐसी जगह पर हम अपना सेटअप बनाते हैं। फिर वहीं पे सॉइल लाते हैं और वहाँ पे फ्लोट करते हैं। तो इसमें टन्स ऑफ सॉइल, मतलब टन्स ऑफ सॉइल हम 15 डेज में वॉश करते हैं। अदरवाइज़ तो जरूर नहीं कि हम जितना भी कर रहे हैं वो। और हाँ, इसके लिए भी हम फील्ड ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। फील्ड ऑब्जर्वेशन क्या, अब हमको तो 25 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि इतना बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट होता है, एक्सकेवेट होता है, तो हम लोग ये नहीं समझ पाते कहाँ पे मिलेगा। हर मिट्टी को नहीं धोया जाता है, तो हम एक पर्टिकुलर स्पॉट्स ढूंढते हैं जहाँ पे एक्टिविटी एरिया होगा, जैसे किचन का एरिया होगा, जैसे कहीं पे पिट होगा, गड्ढा होगा जहाँ पे लोग पहले ज़माने में भी कूड़ा कचरा डालते रहे होंगे, फिर वो जला देते रहे होंगे, या आंगन होगा जहाँ पे लोग प्रोसेसिंग करते हैं ना, अनाज को सफाई करते हैं, तो वो एरिया मिलता है। कहीं पे गोडाउन मिल जाते हैं जहाँ अनाज स्टोरेज होते हैं, जार्स होते हैं। तो ऐसे एरियाज़ को हमको सेलेक्ट करना होता है, तो वहाँ से हम लोग सॉइल लेते हैं। तो ये फील्ड ऑब्जर्वेशन से आता है। और मैक्सिमम जहाँ पे एक्टिविटी एरिया होगा, जहाँ पे हड्डियाँ मिल रही हैं, जहाँ पॉटरी बहुत मिल रही हैं, तो निश्चित है वहाँ पे ग्रेन्स ज़रूर आपको मिल जाएंगे। तो ये फील्ड ऑब्जर्वेशन से आता है और प्रैक्टिकल ही आएगा ये। डॉक्टर अनिल पोखरिया, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.